हेलो एवरीवन, माय नेम इज अरुण कुमार चौधरी। आई एम अ कॉमर्स एजुकेटर। आज हम लोग बात करेंगे सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग में। देखिए, अगर हम बात करते हैं सीए फाउंडेशन की, तो सीए फाउंडेशन में हम लोग टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, लॉ, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड इको। ठीक, इसमें हम अकाउंटिंग की बात करें तो सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग 100 मार्क्स का एक पेपर होता है। 100 मार्क्स के पेपर में ये सब्जेक्टिव बेसिस पे होने वाला पेपर है। अब सब्जेक्टिव कैसे है, इसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सबसे पहले हम थोड़ा सा ये समझे कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो सीए फाउंडेशन में टोटल आपको सीए फाउंडेशन में टोटल आपको 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें से आपको टोटल 6 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो हमारा कंपलसरी क्वेश्चन होगा, एंड उसके अलावा 20 मार्क्स का, और उसके अलावा आपको 5 क्वेश्चन और मिलेंगे जो ऑप्शनल होंगे, जिसमें से आपको 4 करने होंगे, और वो भी ईच क्या होगा, 20 मार्क्स का होगा। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, 2 सेगमेंट में बटा हुआ है, सेगमेंट ए, सेगमेंट बी। ठीक, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और बाकी 5 में से आपको कितने करने हैं, 4 करने। तो ये एग्जाम का, सीए फाउंडेशन का, ये आईसीएमआई का क्या है, एक पेपर पैटर्न है। ठीक, अब हम बात करें अगर सिलेबस की, तो सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग के सिलेबस में क्या चीजें हैं, तो उसमें अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हुए बहुत सारे चैप्टर्स को इंक्लूड किया है आईसीएमआई ने। क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। सबसे जो पहला चैप्टर है वो क्या है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसमें अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टर्मिनोलॉजी, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, क्या ये सारी चीजों को डिफाइन किया गया है, इनको आपको समझाया गया है। ठीक, सेकेंड जो चैप्टर है हमारा, अकाउंटिंग प्रोसेस। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं, इनके बारे में डिटेलिंग दी गई है हमें इस चैप्टर में। थर्ड जो चैप्टर है हमारा, बैंक रिकंसिलिएशन, जिसे हम बीआरएस कहते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर्स के बारे में हमें बताया गया इस चैप्टर में कि बीआरएस, जब हम कैश बुक बनाते हैं, जब हम पासबुक बनाते हैं, तो कैश बुक और पासबुक के जब बैलेंस में आपस में मिसमैच होते हैं, तो हम प्रिपेयर करते हैं क्या, बीआरएस। और ये क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, वो इन्वेंट्रीज के बारे में है। इन्वेंट्रीज किसे कहते हैं, इन्वेंट्रीज की कैलकुलेशन कैसे होगी, ठीक, किस प्राइस पे इन्वेंट्री को कैलकुलेट किया जाएगा, कौन सा मेथड लगाया जाएगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे अपने इन्वेंट्री के चैप्टर में। फिफ्थ चैप्टर है हमारा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एक टर्म है जो किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जब रिडक्शन होता है, रिडक्शन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, जब किसी फिक्स एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, तो उस सिचुएशन को हम, और रिडक्शन वैल्यू को कहते हैं डेप्रिसिएशन। इसी तरह किसी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जब रिड्यूस होती है, तो उसे हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। या और भी इसके टर्म्स हैं, हम वेस्टिंग एसेट्स के लिए एक टर्म पढ़ते हैं, डिप्रिसिएशन। तो इन टर्म्स को हम देखेंगे अपने इस चैप्टर में, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में। ठीक, नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में कम से कम 10 मार्क्स इस चैप्टर से हमें बच्चों जरूर मिलता है। हमें एग्जाम में 10 मार्क्स इस चैप्टर से जरूर मिलता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, देखो सीए फाउंडेशन का एग्जाम आप स्मार्टली स्टडी करके बड़ी आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि आईसीए ने ऐसी सेटिंग की हुई है कि उसको अगर थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी किया जाए, तो उसको बड़े आराम से हम इसको क्वालिफाई कर सकते। ठीक, हमें यहां पास नहीं होना, हमें क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करने के लिए हमें थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी की जरूरत पड़ेगी। हमें पता होना चाहिए कि किन किन चैप्टर्स में हमें ज्यादा फोकस करना है, जहां से मैक्सिमम रिजल्ट हम अचीव कर सकते। ठीक, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर।
सोल प्रोप्राइटर कौन होते हैं? ऐसे प्रोप्राइटर जो बिजनेस को इंडिविजुअली हैंडल करते हैं, ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं और वो बिजनेस के पूरे प्रॉफिट को अकेले शेयर करते हैं, किसी के साथ बांटते नहीं है। उनको कहते हैं हम सोल प्रोप्राइटर। और ऐसा बिजनेसमैन जब अपने फाइनल अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है तो वो बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सिंपल वे में उसका फॉर्मेट होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो क्या क्या चीजें बनाएगा, इसमें एडजस्टमेंट भी होते हैं कुछ, उन एडजस्टमेंट को हम डील करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक होता है प्रॉफिट ओरिएंटेड, एक होता है नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, जो जिनका मेन मोटो, मेन ऑब्जेक्ट ही होता है बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना, उन्हें हम प्रॉफिट ओरिएंटेड कहते हैं। तो वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए ये वाला फंडा देखती है, चैप्टर नंबर 7, जहां पे वो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन ऑब्जेक्ट, मेन मोटो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना है, सोशल वेलफेयर करना है, जैसे होटल, क्लब, स्कूल, कॉलेज, ये सब क्या है? ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अपना, क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्ट ही प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, अपनी अकाउंटिंग करेंगे, वो किस फॉर्मेट में करेंगे? तो ये ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट नहीं बनाते। तो ये क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं इस चैप्टर के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब इनकी बैलेंस शीट भी दो तरह की होती है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट टू फाइंड आउट कैपिटल वैल्यू, और एक बनती है क्लोजिंग बैलेंस शीट, फाइनल बैलेंस शीट। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है पार्टनरशिप एंड एलएलपी, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पहले के समय में पार्टनरशिप होती थी और पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती थी बच्चों? अनलिमिटेड होती थी। पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती थी? अनलिमिटेड होती थी। लेकिन इसको ये एक ड्रॉबैक समझा जाने लगा पार्टनरशिप में कि कोई भी पार्टनर कुछ भी करे, नेग्लेंसेस करे, केयरलेस हो, और उसकी वजह से सारे पार्टनर्स क्या होते थे? रिस्पॉन्सिबल होते थे। तो धीरे धीरे लोगों ने पार्टनरशिप करना ही बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी करेगा भरना हमको पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ऐसी चीजों के लिए, इन चीज ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए एक नई पार्टनरशिप फॉर्म होने लगी, जहां पे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होने लगी? लिमिटेड होने लगी, जिसे हम एलएलपी के नाम से जानते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये मॉडर्न पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप के अंदर भी हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। पार्टनर्स का फंडामेंटल क्या है, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल लाएगा, कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करेगा, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। उसके बाद हम एडमिशन पढ़ेंगे, एडमिशन में पार्टनर्स क्या आएगा, तो उसका सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलेगा। हम पार्टनर्स कैपिटल क्या प्रिपेयर करेंगे, न्यू पार्टनर के अराइवल पर, न्यू पार्टनर की इनकमिंग पर वो क्या क्या चीजें लाता है कैपिटल के अलावा, उसकी एंट्रीज क्या होती हैं। फर्म में जब भी पीएसआर चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते हैं, तो हम क्या कैलकुलेशन करते हैं, जैसे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, इन सारे तमाम चीजों को हम एडमिशन चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप में रिटायरमेंट एंड डेथ, जिसमें कोई पार्टनर बिजनेस से, फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है, छोड़ के चला जाएगा, तो वहां पे क्या कैलकुलेशन होगी। डेथ हो जाएगी किसी पार्टनर की तो क्या कैलकुलेशन होगी। और पार्टनरशिप में लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं क्या? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक क्वेश्चन यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है जब एंटायर बिजनेस को ही शट डाउन कर दिया जाए और बिजनेस से रिलेवेंट कोई एक्टिविटी आगे परफॉर्म नहीं की जाएगी, फर्म अपनी सारी एसेट्स को बेच देगी, सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देगी, उस टर्म को कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लेकिन जब हम बात करते हैं सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो वहां पर हम कहते हैं जब चेंज इन पीएसआर हो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए। ऐसा कब कब होगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर आपस में म्यूचुअली एग्री कर जाएं कि हम रेशियो अब चेंज कर लेंगे, पहले कुछ और था अब कुछ और कर लेंगे, या हम
क्या कर दें कि हम कोई नया पार्टनर ले आए, एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो रेशियो बदल जाते हैं, डेथ और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो रेशियो बदल जाएंगे। तो ये सारी सिचुएशन है जहां पर चेंज इन पीएसआर होता है, और जब चेंज इन पीएसआर होता है तो हमारा क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये तमाम चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। देन हमारा आता है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स देखने में आपको सिर्फ छोटे छोटे चैप्टर एक लाइन में इन्होंने दे दिया है, लेकिन सिलेबस बहुत ही वास्ट है। पार्टनरशिप में देखें तो 5 चैप्टर हैं इसके अंदर, 5-6। कंपनी देखें तो कंपनी एक वर्ड लिख दिया कंपनी अकाउंट्स आईसीएमआई ने, लेकिन कंपनी के अंदर बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, जैसे कि इन कंपनी शेयर्स के बारे में, शेयर्स होता क्या है, टाइप्स ऑफ शेयर्स जिसमें इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, राइट शेयर्स क्या है, बोनस शेयर्स क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या हैं, ये तमाम चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। शेयर से रिलेवेंट एंट्रीज क्या क्या होंगी, कॉल सिनेरियर क्या है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या है, रीइश्यूड ऑफ फॉरफीचर शेयर्स क्या है, कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व ना, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर का इशू, डिबेंचर का रिडम्पशन से रिलेवेंट एंट्रीज, मेथड ऑफ रिडम्पशंस, कितने तरह से डिबेंचर को रिडीम किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें हम पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर कंपनी अकाउंट्स में। अगर मैं कहूं देखने में ये 10 चैप्टर है, देखने में 10 चैप्टर है, लेकिन आप ट्रस्ट करो मेरा, ये 20 चैप्टर से कम नहीं है। हर किसी के अंदर काफी कुछ चीजें छुपी हुई हैं, हिडन है, जिन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने कहा, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, रेस्ट में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 में से टोटल 6 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, एक कोई क्वेश्चन छोड़ना है। तो ये जो पोर्शन है इधर का, ये सब इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो अगर आपने स्मार्ट स्टडी की है, अगर आपने बहुत अच्छे से उन टॉपिक्स को पढ़ा है जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में ज्यादा है, जो एग्जाम में ज्यादा आने के जिनके चांसेस हैं, उन चैप्टर्स में अगर आपने अपने आप को कमांड कर लिया, तो मेरा यकीन करो आप क्वालिफाई होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हम लोग मिलके इस चीज पे काम करेंगे, इस चीज पे हम फोकस करेंगे, किन चैप्टर्स में हमें ज्यादा ध्यान देना है। पढ़ना तो सब है, लेकिन कहां पे फोकस हाई लेवल का होना चाहिए ये हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो आगे ये तो था चैप्टर या सिलेबस का डिस्कशन। आइए चैप्टर की मैं बात करूं, थोड़ा सा आपको समझाता हूं। आइए एक चैप्टर के बारे में आपसे बात करते हैं कि जैसे मैंने अभी एक चैप्टर के बारे में बताया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। एक चैप्टर है हमारा सिलेबस में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ो तो उसकी थोड़ा सा हमें पहले हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसका एक डिटेलिंग पता होनी चाहिए। जितना आप सीए फाउंडेशन में हो, आप आईसीएमआई के कोर्स में हो, फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के बाद फाइनल स्टेज, यहां तक आपको पहुंचने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ फाउंडेशन क्लियर करना है, ठीक। आपको उसके बाद इंटरमीडिएट भी क्लियर करना है, आपको उसके बाद फाइनल भी क्लियर करना है, तब जाकर आप कुछ अचीव करोगे। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपका जो बेसिक होना चाहिए, जैसे घर बड़ा बनाने के लिए, ऊंचा बनाने के लिए नींव जो बेस होता है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। जितनी ऊंची बिल्डिंग उतना बड़ा, उतना गहरा, उतना डीप बेस नींव होनी चाहिए। उसी तरह से फाइनल क्लियर करने के लिए आपको डीप स्टडी बहुत जरूरी है। हर टॉपिक पे आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को थोड़ा सा समझते हैं, और समझने के लिए हम पहले एक चीज समझते हैं। एक एक्ट है नेगोशिएबल, एक एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल
इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये क्या है नेगोशिएबल एक्ट, क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही आता था, बाद में चलकर इसको क्या कर दिया गया, सेपरेट एक्ट बनाया गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक वर्ड है आपका नेगोशिएबल और एक वर्ड है इंस्ट्रूमेंट, दो वर्ड से मिलकर बनाया गया ये एक्ट है, नेगोशिएबल और इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल मींस होता है ट्रांसफरेबल, नेगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल, negotiable means transferable to one person to other, transferable from one person to other, ठीक। यानी एक चीज जो किसी एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो सकती है, एक चीज जो एक चीज जगह से दूसरी जगह, एक बंदे से दूसरे के पास दी जा सकती है, उसे हम नेगोशिएबल कहते हैं। और इंस्ट्रूमेंट मींस होता है कोई भी डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक। और इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपके तीन आइटम को रिटन डॉक्यूमेंट में इंक्लूड किया गया है। वो तीन आइटम क्या हैं? वो तीन आइटम है जिसे सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। पहला है प्रोमिसरी, नोट, सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक। और सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है आपको चेक में, सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है किसको? चेक में। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? अगर इसकी पूरी कंप्लीट डेफिनेशन समझें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इट इज अ इंस्ट्रूमेंट व्हिच इन राइटिंग ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग में होना चाहिए और जो हस्तांतरित हो सकता है, ट्रांसफरेबल हो सकता है एक से दूसरे को। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 में रखते हैं, जिसे शॉर्ट में हम लोग एनआई एक्ट कहते हैं, जिसे शॉर्ट में हम लोग एनआई एक्ट 8081 कहते हैं। ये है हमारा नेगोशिएबल एक्ट। और नेगोशिएबल एक्ट के अंदर ही आपका टॉपिक आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 5 ऑफ एनआई एक्ट 1981। तो अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये, तो ये क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ? फिर एक इंस्ट्रूमेंट हुआ जो कैसा होगा? जो राइटिंग में होगा। It must be in writing, signed by the acceptor and payee, signed by the acceptor and drawee, जिसमें लेखक यानी ड्रॉयर एंड ड्रॉई दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे? इसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहेंगे। तो आइए आगे बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? BOE, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिंपली बिल है। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी देखिए दो वर्ड दिखा रहा है, एक का मतलब बिल, दूसरे का मतलब एक्सचेंज। यानी अगर किसी बिल को दो व्यक्तियों या दो पर्सन्स ने आपस में क्या किया? एक्सचेंज किया। दो लोग हैं, एक ने, ये है मिस्टर ए, ठीक, ये है मिस्टर ए और ये है हमारा मिस्टर बी। दो लोग हैं, इसने इसको गुड्स क्या किया? सोल्ड किया। इसने, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या किया? गुड्स सोल्ड किया। इसका मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी ने मिस्टर ए से गुड्स क्या किया? परचेज किया।
एक ने बेचा, एक ने खरीदा, तो इसने इससे खरीदा, उसने उसको बेचा। अब यहां पर मिस्टर बी को मिस्टर ए को क्या देना है? पैसे देने हैं। मिस्टर बी मिस्टर ए को पैसे देने चाहिए थे, लेकिन मिस्टर बी कह रहे हैं कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, हम आपको 15 दिन या 1 महीने के बाद, विद इन अ मंथ या आफ्टर 1 मंथ मैं पे कर दूंगा। तो मिस्टर ए कह रहे हैं मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर एक क्या ड्रॉ कर रहा हूं? बिल ड्रॉ कर रहा हूं। तुम्हारे ऊपर क्या ड्रॉ करूंगा? बिल ड्रॉ करूंगा। यानी मिस्टर ए ने एक बिल लिखा और दे दिया किसको? मिस्टर बी को। और मिस्टर बी ने, क्योंकि उनको पैसे देने हैं, तो उन्होंने इस बिल पर अपनी दे दी क्या? एक्सेप्टेंस। उन्होंने उस बिल पर अपनी क्या दे दी? एक्सेप्टेंस दे दी। तो मिस्टर और वापस रिटर्न कर दिया। वापस क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो देखो, पहले ए से गया बिल बी के पास, बी ने एक्सेप्टेंस दी और रिटर्न कर दिया। तो यानी एक बिल जो एक्सचेंज हो रहा है एक से दूसरे को, इसीलिए इसे कहा गया एक्सचेंज। और क्या चीज एक्सचेंज हो रहा है? बिल एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जहां पर ड्रॉयर ड्रॉई के ऊपर बिल ड्रॉ करता है और ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट करके अपनी एक्सेप्टेंस देने के बाद रिटर्न कर देता है ड्रॉयर को, और ड्रॉयर बिल को होल्ड करके रखेगा टिल ड्यू डेट। जब ड्यू डेट आएगी तो हम बिल देंगे, पैसा लेंगे, इसलिए इस टर्म को कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सेक्शन 5 में, कहां पर? एनआई एक्ट 1981 में। तो ये हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर इसकी थोड़ी सी बारीकियां या की फिगर्स को समझें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पहला की फिगर है, इट मस्ट बी इन राइटिंग। ये राइटिंग में होना चाहिए। इट मस्ट बी इन राइटिंग, रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। हमारे पास प्रूफ हो कि तुमने हमें पैसे देना है, तुमने बिल पर एक्सेप्टेंस दी है, तो आप वादे से पीछे नहीं हट सकते, ठीक, ड्यू डेट पे। दूसरी बात कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दूसरी बात बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होना चाहिए? मस्ट बी 3 पार्टीज। इसमें मस्ट बी 3 पार्टीज। इसमें 3 पार्टीज होती हैं। कितनी पार्टीज होती हैं? 3 पार्टीज। कौन? तो पहला हो गया ड्रॉयर, बिल लिखने वाला, या सेलर। सेलर को हम क्या कहते हैं? ये जो मिस्टर ए थे, इनको ही हम क्या कहेंगे? ये हो गए हमारे ड्रॉयर, ये हो गए हमारे ड्रॉई, ये हमारे कौन हो गए? ड्रॉई। एक्सेप्टर जिसे कहेंगे, इन्हें राइटर भी कह सकते हैं, ठीक। पहला ड्रॉयर, दूसरा ड्रॉई यानी एक्सेप्टर, और तीसरा बंदा होता है पेई। तीसरा बंदा कौन होगा? पेई होगा, जो फाइनली पेमेंट रिसीव करेगा। अब पेई ड्रॉयर खुद भी हो सकता है या उसके बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है, कि जैसे मुझे किसी से पैसे लेने हैं, हमने बिल उसको दे दिया, एक्सेप्ट करके उसने मुझे दे दिया, अब ड्यू डेट तक अगर बिल मेरे पास रहा तो हम ही पैसा मांगने जाएंगे, तो हम पेई कहलाएंगे, यानी ड्रॉयर एज वेल एज पेई, ठीक। अगर मैंने वो बिल किसी और को दे दिया कि भैया मुझे भी उनको पैसे देने थे, तो मैंने कहा कि तुम मेरे बिहाफ पे उनसे पैसे लेकर अपने पास रख लेना, तो जिस बंदे को मैंने पैसे चेक दिया, बिल दिया, वो बंदा अब क्या हो गया? पैसे लेने जा रहा है किससे? मिस्टर बी से। तो वो बंदा कौन हो गया? पेई हो गया। तो पेई जो है वो ड्रॉयर हिमसेल्फ खुद भी हो सकता है या उसके बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है। तो यहां पर 3 पार्टीज होंगे, ठीक। नेक्स्ट है मस्ट बी साइंड बाई बोथ पार्टीज। दोनों पार्टीज का, यानी ड्रॉयर एंड ड्रॉई, दोनों के हस्ताक्षर, सिग्नेचर्स होने चाहिए किस पर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। मस्ट बी स्टैम्प्ड। इसमें स्टैम्प भी लगे होने चाहिए। अगर बिल की अमाउंट ज्यादा है तो वहां पर ऐसे पर क्या होना चाहिए? सिग्नेचर, स्टैम्प भी लगे होने चाहिए। कहां पर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं किसके? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। किसके? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के।
तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बाद हमने देखा कि ऐसा आइटम जो दो वर्ड से मिलकर बन रहा है, नेगोशिएबल, नेगोशिएबल एंड इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दूसरी चीज इंस्ट्रूमेंट में हमने कहा तीन चीजें आती हैं, राइटिंग में होनी चाहिए, और तीन चीजें आती हैं, प्रोमिसरी नोट, चेक और क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सेक्शन 4 हमें प्रोमिसरी नोट के बारे में बता रहा है, सेक्शन 5 हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बता रहा है, सेक्शन 6 हमें किसके बारे में बता रहा है, चेक्स के बारे में बता रहा है। तो हमने इसमें अपना जो टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में हमने क्या पढ़ा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि ट्रांसफरेबल होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जिसमें कितने पार्टीज होते हैं, 3 पार्टीज होते हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई। जो पेई होता है वो दोनों हो सकते हैं, ड्रॉयर हिमसेल्फ खुद भी हो सकता है और उसके बिहाफ पर कोई तीसरा पार्टी भी ड्रॉई पेई का रोल कर सकता है, ले सकता है। और क्या हमने कहा, राइटिंग होना चाहिए, साइंड होने चाहिए दोनों पार्टीज के। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक वैल्यू होती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए लिखी जाती है, तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट के लिए बिल होना चाहिए। ठीक, तीसरी नेक्स्ट चीज है, अगर इसी में एक पॉइंट हम और देखें तो बिल जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। बिल कितने तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड बिल या एक होता है ट्रेड बिल, ठीक, और एक होता है एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल, एकोमोडेशन बिल के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं आपके आईसीएमआई के पेपर में। एकोमोडेशन 2 तरह के बिल होते हैं, ट्रेड बिल यानी कि आपने मुझसे कुछ खरीदा और मैंने आपको कुछ बेचा और बदले में हमने पैसे के लिए आपके ऊपर बिल लिख दिया जो अभी कंडीशन देखी, तो वो हो गया ट्रेड बिल। हमने सामान खरीदा, मुझे पैसा देना है, मैंने बिल एक्सेप्ट किया, ड्यू डेट आई मैंने पेमेंट कर दिया, ये दैट इज ट्रेड बिल। लेकिन अगर एकोमोडेशन बिल, एकोमोडेशन बिल का मतलब होता है म्यूचुअल हेल्प के लिए, म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की आर्थिक मदद, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए हम एक दूसरे पार्टी एक दूसरे के ऊपर जब क्या कर रहे हो, बिल ड्रॉ कर रहे हो, यहां ड्रॉयर एंड ड्रॉई दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, बिल ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे ये एक है ए और ये है एक बी, ठीक। अब यहां पर इसने इसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया, इसने क्या कर दिया, बिल ड्रॉ कर दिया, और इसने भी इसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया। दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब ए ने बिल ड्रॉ किया तो उस बिल में ये ड्रॉयर और ये ड्रॉई हो गए, और जब इन्होंने बिल ड्रॉ किया तो ये ड्रॉयर और ये ड्रॉई हो गए, यानी ए ड्रॉयर भी है और ड्रॉई भी है। ऐसा क्यों करते हैं, कभी कभी हम एक दूसरे को इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए, आर्थिक मदद करने के लिए एक दूसरे के ऊपर क्या लिखते हैं, बिल ड्रॉ करते हैं। और उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है बिल को बैंक से जाकर क्या करा लेना, डिस्काउंट करा लेना, ताकि हमें कुछ टाइम पीरियड मिल जाए पैसे अरेंज करने का, और उस पैसे को हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके वहां से पैसे कमा के ड्यू डेट पे पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसे बिल को एकोमोडेशन बिल कहते हैं, जहां एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के म्यूचुअल कंसेंट से, म्यूचुअली हेल्प करने के लिए जब 2 पार्टीज आपस में एक दूसरे के ऊपर बिल ड्रॉ करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसे बिल को हम एकोमोडेशन बिल कहते हैं। ठीक, तो ये था बिल 2 तरह के, ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल। तो बेसिकली हम ये समझाना चाह रहे थे कि आपका ये टॉपिक क्या है और इसके अंदर और क्या डिटेलिंग हो सकती है। ऐसी तमाम चीजें, बहुत सारी चीजें हैं कहने को, बताने को, तो उसको हम आगे देखेंगे आप फर्दर क्लासेस में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।